अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर खिदमत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब हम इस प्रोग्राम के लिए लाइव में मौजूद हैं तो यकीनी तौर पे एक लंबी तमहीद बांधने की बजाय मैं सिंपल सी एक बात कर दूं कि पाकिस्तान 78 बरस हो गए, इसकी उम्र हो गई, और इस वक्त पाकिस्तान की जो अपनी इज्जत है और इसका जो परचम है वो तारीख़ में सबसे ज़्यादा बुलंद है। और इस वक्त पाकिस्तान एक तवील अरसे से एक गुमनामी की ज़िंदगी गुजरता रहा और लोग जो है वो माजी में इस मुल्क को इस्तेमाल करते रहे और इसे भूलते रहे। और यही सूरत हाल अब यह है कि पाकिस्तान का उरूज का टाइम आया और पाकिस्तान के झंडा जो है इस मुल्क के दुनिया में जो है मुख्तलिफ मुल्कों में लहरा रहा है और पाकिस्तान 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 हो रहा है। फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। तो शहबाज शरीफ ने अपने जितने भी टेरर मुस्लिम लीग नून के आए, हम देख रहे हैं 80 और 90 की दहाई से, तो मुस्लिम लीग नून का हम एक अलग ही एक रूप देख रहे हैं कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जिस तरह काम कर रहे हैं यकीनी तौर पर हम उन्हें सल्यूट करते हैं। इसके अलावा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, और उन्हें भी हम सल्यूट करते हैं कि फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ, इसके अलावा हमारे वो तमाम सियासी जमातें, मजहबी जमातें, अपोजिशन जमातें, इत्तेहादी जमातें, तमाम की तमाम एक पेज पे हमें नज़र आ रही हैं। यही हालत हमने उस वक्त देखा था जब मई में हमने 2025 में बयान महसूस हुआ था इंडिया पाकिस्तान की जंग, तो उस वक्त भी सारे एक पेज पे थे और आज भी हम एक पेज पे हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात पाकिस्तान करवा रहा है। कभी मेरा ख्याल है कि दुनिया में या हमारे पाकिस्तान के किसी भी लीडर ने या पाकिस्तान के किसी भी शख्स ने कभी ये नहीं सोचा था कि पाकिस्तान इस तरह सालिसी का किरदार अदा कर सकता है कि दुनिया के एक सुपर पावर मुल्क के अपने मुल्क में बुलाकर उसको एक टेबल पे उसके मुखालिफ के साथ बिठा दे। आफ्टर 47 ईयर्स, 47 साल के बाद जो एक दुश्मनी थी ईरान और अमेरिका की, उसके बाद अगर एक टेबल पर बिठाते हैं ईरान को और अमेरिका को, और पस पर्दा हम इसराइल को भी समझ लें कि अमेरिका और इसराइल एक ही हैं, तो आप यकीन करें कि एक पाकिस्तानी का हर का सर जो है फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। आबना हुर्मस को लेकर जो भी सूरत हाल थी, आज दोबारा ये खबर आई कि ईरान ने अमेरिका की नाकाबंदी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए दोबारा आबना हुर्मस बंद करने का फैसला किया है या कर दिया है। इसकी अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि बिफोर 21 अप्रैल 21 अप्रैल से पहले जो है एक मुज़ाकरात होने इस्लामाबाद में सरगर्मियाँ जारी हैं। बहुत ही खुफिया तरीके से, किसी किस्म की कोई खबर नहीं है, ना सरकारी सतह पर ना कोई ज़राए से। तो लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि 20 अप्रैल या 21 अप्रैल तक जो है ये मुज़ाकरात होंगे। उसके बाद दुनिया में एक अमन का नया दौर शुरू होगा और इंशाल्लाह हमारी तो उम्मीद यही है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की कोशिशों से पाकिस्तान सुरखुरू हो और उसके अपने जो भी दायमी मसाइल हैं वो भी हल हो। लेकिन हमेशा हमने ये देखा कि पाकिस्तान को दुनिया ने इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद उसे भूल गए। तो अल्लाह करे कि इस दफ़ा ऐसा ना हो। लेकिन बहरहाल आप इसी को हम गुफ्तगू का महवर बनाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम इसी गुफ्तगू पे चलते हुए एक मखसूस वक्त में जो है इसको हम अहाता कर सकें कि क्या मुस्तकबिल होगा। तो मेरे साथ इस वक्त जो स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं उनसे आपसे मैं उनका तारुफ करवाता चलूँ कि आज उन्होंने अपने कीमती वक्त में से आज हमारे लिए जो वक्त निकाला और आज स्टूडियो में मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं अपने मेहमान जिनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे इसरार पे और आने से पहले इन्होंने मुझे ताना भी दे दिया कि मैं ज़बरदस्ती आया हूँ, और इसीलिए जो है ना वो हमने सुन भी लिया कि जनाब फ़ाज़ शफ़ीक साहब जो हैं ये हमारे दिल दोस्त भी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के रहनुमा भी हैं और सिंध में कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम सिंध के। तो फ़ाज़ शफ़ीक साहब बहुत शुक्रिया, ये आपने हम पर एक एहसान का बोझ डाल दिया। ठीक है, थैंक यू। मेरे दूसरे मेहमान है जनाब नदीम ऐवान साहब मरकज़ी मुस्लिम लीग सदर कराची हैं और ये भी काफ़ी मसरूफ़ थे और इनकी भी अपनी तंजीमी सरगर्मियाँ थी, लेकिन इन्होंने भी हमारी मतलब कि आवाज़ पर लब्बैक का और आज ये मेरे साथ मौजूद हैं। नदीम ऐवान साहब बहुत शुक्रिया कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मरकज़ी मुस्लिम लीग यानी कि नून और मीम दोनों मेरे साथ आज मौजूद हैं यहाँ पे। तो बहुत शुक्रिया सर। फ़ाज़ शफ़ीक साहब क्या कहते हैं कि क्या, बहुत छोटे मतलब कि मुख्तसर से जवाब और बहुत ही टू दी पॉइंट बात कीजिएगा, ये बहुत बड़ी बात है आपकी हुकूमत का, मुस्लिम लीग नून का, और आई थिंक सो कि आपके चेहरे पे जो आपकी लाली आ रही है ना वो लाली बता रही है कि आप अंदरूनी तौर पर भी बहुत खुश हैं कि आपकी हुकूमत की कारकर्दगी जो रही, शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह मतलब कि रोल अदा किया, आसिम मुनीर साहब ने भी रोल अदा किया, आई थिंक सो कि हर पाकिस्तानी के सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपका मुबारकबाद देता हूँ मुस्लिम लीग नून को।
मुझे एक बात बता दीजिए कि 78 बरस में हमने ये देखा कि पाकिस्तान इससे कबल भी बहुत बड़े बड़े काम किए दुनिया के अंदर, लेकिन पाकिस्तान को लोगों ने, दुनिया ने एक टिश्यू पेपर के तौर पे इस्तेमाल किया और उसके बाद वो भूल गए। तो क्या मौजूदा जो सीज़ फायर होने जा रहा है एक बहुत बड़ा काम है, क्या ये एक देरपा पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में कोई अच्छा काम रहेगा, या दुनिया जो है अपना मतलब ये काम निकालने के बाद भूल जाएगी दोबारा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। और एक ही बात बोलूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले, पार्टियां सब बाद में, अल्लाह ताला ने सबसे पहले मेरे मुल्क, मेरे वतन पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया, सुभान अल्लाह। और उसमें रहने वाली हर अवाम, चाहे वो नौजवान हो, हमारी बहनें हो, हमारे माँ बाप हो, बुज़ुर्ग हो, उन सब का सर फख्र से बुलंद हुआ है। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि देखें, ये मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, इस दफ़ा भी, पहले भी और उससे पहले भी। उससे पहले से लेके आता हूँ, एटमी धमाके जब मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने किए, उस वक्त भी पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद हुआ था। उसके बाद जब 9 मई इंडिया का मुंह तोड़ जवाब दिया गया बनियानुल मरसूस 2025, वो भी मेरे PMLN मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ उस वक्त वजीर आजम थे। सही। और आज जो सीज फायर होने जा रहा है इन बिटवीन अमेरिका इन ईरान, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह PMLN। तो ये सारे दारोमदार नियतों के होते हैं। ठीक है। अगर आपकी नियत साफ है तो अल्लाह ताला उसमें गैब से बरकत डालता है और आप फतह की तरफ चले जाते हैं। गुड। तो ये मुझे बड़ा फख्र है और हर पाकिस्तानी को फख्र होना चाहिए। अच्छा, सिर्फ ये नहीं, अगर आप ऑल ओवर कंपैरिजन करें तो मुस्लिम लीग नून ने इस मुल्क की फलाह बहबूद, इस मुल्क के नाम को रोशन करने के लिए अपना बेपनाह किरदार अदा किया है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, डेवलपमेंट हो, लोगों को सहूलियात देने हो, नोबडी इज 100%। मैं नहीं कहता कि हम 100% हैं, और इस दुनिया में भी कोई 100% नहीं है, लेकिन कौन बेहतर है अवाम ये बहुत अच्छे से जानती है। इस कराची में जो अमन और सुकून है वो भी मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने दिया है। वरना इस कराची के अंदर आपके सामने रोज जब बुलेटिन होता था, आप तो उस वक्त माशाल्लाह जवान होंगे और हम उस वक्त बच्चे होंगे। बीबी हूं। अच्छा माशाल्लाह। तो 9 बजे के बुलेटिन में ये आता था कि आज कराची बोरीबंद लाशें मिली, हाँ जी, 10 टारगेट किलिंग हो गई, फलानी जगह फलानी जगह फलानी। अखबार 2013 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब वजीर आजम बने, उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड किसी सिफारिश के बगैर ऑपरेशन कराया शहर में, और आज जो अमन है, जो हम सुकून से बैठे हुए हैं, कारोबार कर रहे हैं। और मैं एक और, अल्लाह माफ करे, एक बात बोलता हूं कि हम हड़ताल के नाम को तरस गए। तो देखिए, ये पुरअमन माहौल बिजनेस कम्युनिटी को अगर ओपन प्लेटफॉर्म दिया जाए, अच्छा ये नहीं सिर्फ कि सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं, हम इकोनॉमी को भी बेहतर कर रहे हैं। हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी बेहतर कर रहे हैं। जब से प्राइम मिनिस्टर बने शहबाज साहब हर महीने 4 दौरे करते हैं डिफरेंट कंट्रीज के, और फिर उसके बाद आप सब देखते हैं कि डिफरेंट डेलीगेशंस पाकिस्तान आते हैं। तो होप फॉर द बेस्ट, हमारे लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए दुआ करें और उसके साथ खड़े हो जाएं। तो इंशाअल्लाह ताला जब हम सब मिलकर खड़े होंगे तो ये मैं दावे से कहता हूं कि अल्लाह पाक अपनी बरकत भी डालेगा और हमारा मुल्क आसमानों को छूएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपकी जुबान को कामयाब करे, और हम समझते हैं कि हर कौम की भी ये दुआ है कि पाकिस्तान तरक्की करता रहे। नदीम साहब, नदीम नवाज साहब, मरकज़ी मुस्लिम लीग जो किरदार है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की या हमारे प्राइम मिनिस्टर की, इस तरह का अपोजिशन जमातें अक्सर जो है वो हुकूमत जमातों पर तनकीद करती हैं और उनका मुख्ता रहता है कि ये काम सही नहीं है, ये काम सही नहीं है। अब आप ये बताइए कि ये जो काम हो रहा है, इस पे एज ए मरकज़ी मुस्लिम लीग के कायद होने के नाते आपके अपने क्या राय है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बहसियत पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि हमारा सर फ़ख्र से बुलंद है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान इस वक्त नुक्ता उरूज के ऊपर है अपनी कामयाबी के, कि ये सब हिलाली परचम जो है हर जगह पर ये लहराया जा रहा है। बेशक। और देखें, आप ना गुज़िश्ता साल यही अप्रैल का महीना था कि हमारे पड़ोस से हमारे ऊपर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे। उस वक्त बताया जा रहा था कि यहाँ से दहशतगर्दों ने जाके वहाँ पे हमला किया है, और हम पे एक जहरियत थी कि जो उन्होंने दुनिया भर में हमें सफारती तौर पर तनहा करने की कोशिश की, बदनाम करने की कोशिश की। और फिर उसके बाद जब बनियानुल मरसूस हुआ, सिर्फ 4 घंटे में वह जवाब दिया
कि पूरी दुनिया को पता चला कि ये पाकिस्तानी दलेर बहादुर कौम है, और इसने उस वक्त भी एक काम बड़ा ज़बरदस्त था कि पूरी कौम एक थी। हमने उस वक्त जमातों की तकसीम नहीं की, हमने दीनी मजहबी फलां जमातों के बजाय हर एक ने पाकिस्तानी बन के बात की। और आज जो इस वक्त पोजीशन है वो इस वक्त फील्ड मार्शल साहब हों, वजीर आजम साहब हों, ये दुनिया में कहीं जाते हैं ना तो वजीर आजम साहब किसी पार्टी के इस वक्त नुमाइंदगी नहीं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि बहसियत मरकजी मुस्लिम लीग के कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, और ये जो सियासी जमातें होती हैं इनका भी असल काम यही होता है कि उनकी ख्वाहिश होती है कि हम पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ जाएं। अगर मुल्क के अंदर कोई मामला होता है, तनकीद भी करते हैं, अपोजिशन का रोल भी अदा करते हैं, मगर जब बात पाकिस्तान की आती है तो हम सब इस सब्ज़ हिलाली परचम के नीचे हैं। और आज हम वही लफ्ज़ जो मेरे भाई ने कहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान को आज ये इज़्ज़त बख्शी है कि हम इस वक्त दुनिया का चौधरी, जो ग्लोबल विलेज पिंड का चौधरी है, वो भी इस वक्त खड़ा है कि जी इसमें मैं आपके पास आके बैठने के लिए तैयार हूँ। ये तो समझते थे कि ईरान वेनेजुएला है, इस वक्त तो इनके बयानात, इनका अंदाज, इनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि इस वक्त पाकिस्तान इनकी ज़रूरत है, और ये आगे बढ़कर इन मुज़ाकरात के अंदर जो है ना रोल अदा करने में जो पाकिस्तान को अल्लाह ने मौका दिया है, इस पर हम अपने रब का शुक्र। वही वाला सवाल मैं आपसे भी करूंगा। आपने कहा कि पाकिस्तान की ज़रूरत है, अमेरिका को भी ज़रूरत है, ईरान को भी ज़रूरत है, तो क्या दुनिया पाकिस्तान को एक टिश्यू पेपर के तौर पर इस्तेमाल करके छोड़ देगी? लेकिन हमने माजी में देखा। देखिए एक बात ज़रूर है कि जब हम टिश्यू पेपर बनना चाहेंगे तो हमें लोग टिश्यू पेपर बनाएंगे भी, इस्तेमाल भी करेंगे, छोड़ेंगे भी, मगर जब हम वक़ार के साथ, अपनी दिलेरी बहादुरी के साथ, अपने इस वक्त देखें सारी इकाइयाँ, मैं बल्कि कहूँगा सारे सतून जो हैं वो इस वक्त इकट्ठे हैं। ये उंगलियाँ अलग अलग कुछ नहीं है, मगर ये इकट्ठी होती हैं, क़ुव्वत और ताकत का मुजाहरा होती है। इस वक्त पाकिस्तान की अस्करी क़ुव्वत हो, सियासी क़ुव्वत हो, तमाम हम इस वक्त सफारती सतह के ऊपर हों। हमारा 2025 जो था वो अस्करी कामयाबी का साल था, और 2026 हमारा सफारती कामयाबी का साल है। सफारती के अलावा भी मैं समझता हूँ पाकिस्तान इसमें साली से ज़्यादा जामीन बन गया है कि उसकी जमानत जो है वो अमेरिका भी मान रहा है। और आप देखें ना, एक दिन के अंदर कई फ़ोन कॉल्स भी हो रहे हैं, राब्ते भी हो रहे हैं, तरतीब भी बन रही है। और एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब आपका जेडी वेंस यहाँ आता है तो वो कहता है कि इस वक्त पाकिस्तान का किरदार सबसे ज़्यादा मजबूत है। इस वक्त फील्ड मार्शल ईरान के अंदर जाके वहाँ पे उनकी मुख्तलिफ जगहों पे विजिट करते हैं। इस वक्त वज़ीर आज़म मुल्क दुनिया के कतर के अंदर, इस वक्त तुर्की के अंदर, सऊदीया के अंदर उनका जो दौरा होता है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने इस वक्त इन कुव्वतों ने मिलकर पाकिस्तान को कुव्वत को मजबूत किया है। और इस मजबूत पाकिस्तान के साथ ज़रूरत इसी बात की थी हमेशा से कि मजबूत, मुस्तहकम और तवाना पाकिस्तान, ये इस कौम के लिए भी ज़रूरी था। और आज दुनिया ये जान चुकी है कि इस वक्त पाकिस्तानी सब मुत्तहिद हैं और इकट्ठे हैं। एज ए अपोजिशन के होने के नाते आप क्या समझते हैं कि क्या हुकूमत ने तमाम वो गोल्स जो हैं अचीव कर लिए हैं, या अभी भी कोई खामी है? देखें एक बात, अगर मगर वाली बात, देखें अगर मगर की बात नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि पड़ोस के अंदर ना रोने धोने की बल्कि चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। वहाँ पे उनकी जो चिता है उसको आग लगने की तैयारी है। इस वक्त उनका अपना मीडिया जो है वो इस वक्त जो है ना बावला हुआ है, गुस्से में है। वो इंडिया जो पाकिस्तान को सफारती तन्हाई के ताने देता था, आज खुद सफारती तन्हाई का शिकार हुआ है। मैं समझता हूँ कि मज़ीद बेहतरी की भी गुंजाइश होगी, मगर पाकिस्तान इस वक्त जिस पोजीशन पे है एज ए पाकिस्तानी, हम सबको इस पर फख्र है। जी शफी साहब, देखिए जैसे आपने बात की ना कि टिश्यू पेपर वाली, हाँ, इसमें हमने माजी में यही देखा। इसमें बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं डिफरेंट कंट्रीज की। जब अमेरिका को जरूरत होती है हमारे पास मेहरबान होता है, और उसके बाद फिर उसके सैंक्शंस लग जाते हैं। इस तरीके मैं आपको एक और बात बताऊं कि जब मैच्योर हमारे यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी इख्तिदार में आती है ना, और अल्हम्दुलिल्लाह जो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, तो उनके साथ कोई हैंकी पैंकी करता नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह PMLN की गवर्नमेंट ने पहले भी बहुत डिलीवर किया है और उनका भरोसा कायम है डिफरेंट कंट्रीज का पाकिस्तान इस लीडरशिप के ऊपर। अच्छा, दूसरी बात ये कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब खराज तहसीन पेश करती है पूरी कौम दोनों हाथों से, और मुखालफिन भी इस बात मुखालफिन चेहरे ऐसे हुए हैं कि जैसे गम में है और सफाए मातम बिछा हुआ है इंडिया के अंदर। और साथ साथ उस दिन मैं और गवर्नर साहब इसहाक डार साहब के पास बैठे थे अभी 3 दिन पहले, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, वो अपने मुंह से बता रहे थे कि मेरा हर आधे घंटे बाद फोन बज रहा है और डिफरेंट कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स के फोन, वो तो मीडिया पे भी और हम प्राइम मिनिस्टर से भी मिले उससे 1 दिन पहले, और प्राइम मिनिस्टर भी जितनी मसरूफियात में थे कि आपकी सोच है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई हमारी तरफ देख रहा है। तो देखिए इसके रिपरकशंस नजर आते हैं।
ये इकोनॉमी से बहुत ज्यादा इंटरलिंक करता है। हाँ, अब इकोनॉमी पे आ गया ना, तो मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, क्योंकि आप हुकूमत पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और वफाक में आपकी हुकूमत भी है, कहते हैं कि दुबई अब वो उस तरह उरूज हासिल नहीं कर सकता जिस तरह के माजी में था। बाय बाय हो रहा है जी, अब बाय बाय हो रहा। हम थोड़ा सा ज़्यादा आगे भी चले जाते हैं, हो सकता है कि मे भी पॉसिबल पाकिस्तान से फिर दोस्ती हो, फिर जो है। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, लोग ये कह रहे हैं कि आफ्टर जो दुबई के मतलब के नीचे जाने के बाद कराची का राइज होगा। जी, कराची का राइज होगा, बिल्कुल होगा। तो सर जी कराची का राइज तो होगा, लेकिन आपने कराची के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, आपकी अपनी पॉलिसीज देख लें, आप क्या कर रहे हैं, कैसे लोग राग़िब होंगे कराची की? देखिए, मैं तो आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से एक दफा फिर ये बोलना चाहता हूँ कि हम बड़े बड़े ममालिक की सालसी बन रहे हैं, हम कराची के लिए भी सालसी बन जाए, और इंशाल्लाह बन रहे हैं। ये बन जाए, ये ख्वाहिश है। गवर्नर देखिए, ख्वाहिश तो पहले से है, क्योंकि इस कराची में रहे हैं, वो तो हर इधर ही स्कूल गए हैं, इधर ही गटरों में गिरे हैं, साइकिलों से गिर गिर के चोटें खाई हैं। वो भी हम हमेशा से यही अपनी लीडरशिप को भी कहते रहे, लेकिन अब उन्होंने कराची के लिए भी स्टैंड लिया, और निहाल हाशमी साहब की शक्ल में गवर्नर सिंध लगाए गए, जो कि आप भी उनको जानते हैं, ग्रास रूट लेवल का वर्कर है सर जी, और वो इन सारी चीजों को देख रहे हैं। और मैं भी उन मीटिंग्स में मौजूद था, और जरदारी साहब ने भी ये बात बोली कि इंशाल्लाह अब हम चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। देखिए, ये मजबूरी अब बन चुकी है। अगर अब इन्होंने कराची में डिलीवर नहीं किया तो कराची की आवाम ने ना, लाहौर को देखकर और पूरे पंजाब को देखकर सिंध की आवाम ने, बिलाल भाई, मैं बीइंग प्रेसिडेंट कराची PMLN, मैंने 3 महीने में 10,000 लोग ज्वाइन कराए पार्टी में। क्यों कराए? कि वो हमारे काम को देख रहे हैं, हमारा काम बोल रहा है वहां से बैठ के। चले, वो तो अपनी जगह। और एक और चीज इसमें देखें, वजीर आजम और फील्ड मार्शल का डेफिनेटली बहुत बड़ा किरदार है इस मुल्क को रिकग्निशन देने में। हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि वो भी इतना ज्यादा इनपुट दे रहे हैं अपना, और अल्हम्दुलिल्लाह सब ने मिलकर, जब ये एक टीम वर्क, आपने सुना होगा हमेशा से कि टीम वर्क होता है तो उसमें बरकत हो जाती है। अब जो भी इसाक डार साहब की भरपूर मेहनत है, वो विजिट्स पे गए और उन्होंने पाकिस्तान को जाकर वज़ारत दिफा, वज़ारत खारजा, वज़ारत दाखिला, बरते हुकूमत के हर एक शख्स जो है वो अपनी जगह ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस। अगर आप मार्क्स दें तो 10 आउट ऑफ 10। उसमें किरदार आप अप्रिशिएट जो है आप अपनी अपोजिशन जमात को भी दें, सियासी जमातों को, जमातों को, आप सबको क्रेडिट दें कि सब इस वक्त, और जो साथ नहीं है मैं उनको भी ये कहना चाहता हूं कि आ जाओ, इंसान के बच्चे बन के बैठो। लीडरशिप पार्टियां बहुत है, जिंदगी भर पड़ी है, अगर पाकिस्तान है तो हम हैं। हम है, ये बात तो सही है। रियासत है तो सियासत है। जी, मैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होते हैं तो यकीनी तौर पे हम गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। साथ रहिएगा। बहुत बड़े नुकसान हो जाएंगे और यूरोप भी इसकी लपेट में आ जाएगा। लेकिन ये जो दूसरा राउंड हो रहा है, ये तो लाजमी सी बात है कि ये विन विन गेम है, तमाम चीज़ें जो है वो सेटल्ड हो गई हैं, उसके बाद ही दूसरा राउंड हो रहा है, तो इसलिए इसमें शक व शुबात की गुंजाइश कम है कि सीज फायर का दूसरा राउंड नहीं होगा या सीज फायर मुस्तकिल ना हो। राउंड तो होना चाहिए, मगर आज फिर जो अब हुर्मत बंद हो गया है, इससे 50-50 पोजीशन हो गई है। ठीक है, लेकिन अल्लाह करे ये मुज़ाकरात हो, पूरी दुनिया 7 अरब लोगों का सुकून का सांस बन जाए, मगर ये इस वक्त अमन की दिया जलाने के लिए हम इस वक्त सफेद झंडा लेके पूरी दुनिया का अलमदार बने हुए हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमारे फील्ड मार्शल साहब इसके ऊपर काम कर रहे हैं। उम्मीद तो बहुत है, मगर मैं आपको ये बता दूं, नेतन्याहू जिसका नाम है, उसने 8 प्रेसिडेंटों को गोद में खिलाया हुआ है अमेरिका के, यानी कि वो 30 साल से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल है। वो हर गलत काम करने के लिए तैयार है जो अमेरिका नहीं चाहता। वो नहीं चाहता किसी सूरत भी एशिया में अमन हो जाए। तो अभी तो उसको काफी डांटा है ट्रंप साहब ने, तो उसके बावजूद मुज़ाकरात का दूसरा राउंड शुरू हुआ है, मगर वो फिर कोई ना कोई शरारत बीच में कर रहा है, जिसकी वजह से मैं महसूस कर रहा हूं कि अगर नेतन्याहू के हस्ते फिर चढ़ गई अमेरिकन पॉलिसी तो ये तो काम बहुत खराब हो जाएगा फिर। लेकिन आपको उम्मीद लग रहा है कि कोई शरारत हो सकती है? देख लें, इधर जिस दिन का सीज फायर हुआ है उसके बाद उसने लबनान में 8 दिन लगातार बमबारी की है। बेशक की है, लेकिन अब तो सीज फायर हो गया ना।
वहां पे अब तो हो बम गया ना फेंके। सीज़फायर। हाँ अगर एक तरफ पैचअप हो रहा हो तो फिर अखीर ईरान ने जब स्टैंड लिया कि लेबनान में बंद करो तो फिर जाके उसने स्टॉप किया है, मगर उसको तो बहाना चाहिए। उसमें तमाम बड़ी ताकतें एक तरफ हैं और वो अकेला बंदर नेतन्याहू एक तरफ है। अच्छा। और वो नेतन्याहू जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया में 7 अरब बंदों को एक अकेले ने पागल कर रखा है। तो इस पागल को गोली मारो ना। अच्छा। अगर उसके पास एटमी ताकत है तो ईरान के पास क्यों नहीं एटमी ताकत होनी चाहिए जी? बिल्कुल। उसने कब्जा किया हुआ है दुनिया में, मुस्लिम मुल्कों में, मुस्लिम फलस्तीन के ऊपर कब्जा करके वो एटमी ताकत बन जाए, और जो असल ईरानी है उनको आप एटम बम से मना कर रहे हैं। अगर वो अपना प्रोग्राम रोल बैक करते हैं तो इसी तरह इसराइल का भी तो रोल बैक होना चाहिए फिर एटमी प्रोग्राम। अच्छा अबूजर साहब, ये तो खैर सबको पता है कि वो एक दुनिया का गुंडा है और दुनिया का एक ऐसा लानती शख्स है जिससे कि मेरा अपना जाती राय है कि उसके अपने हम कौम भी जो उसके खिलाफ है। मुझे एक बात बताइए कि क्या 78 बरस पाकिस्तान की उम्र हो गई, हमने ये देखा कि दुनिया ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने पाकिस्तान को फरामोश कर दिया। आपका मौजूदा जो सीज़फायर का जो सिलसिला हो रहा है जिसमें कि ईरान को अमेरिका दोनों को पाकिस्तान की जरूरत है, क्या उसके बाद पाकिस्तान के बल्ले बल्ले होगा या दुनिया फिर पाकिस्तान को भूल जाएगी? सर अगर दुनिया भूल जाएगी तो जंग फिर सर पे खड़ी होगी कोई ना कोई। जब तक पाकिस्तान और इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अलावा 57 इस्लामी मुल्कों की फौज 1 करोड़ है, मगर इस 1 करोड़ में जो लड़ने वाले हैं वो 6 लाख हमारे हैं, 6 लाख ईरानी हैं और 5 लाख फौज जो टर्किश है। असल में तो ये 20 लाख 19 लाख लोग हैं सही जो फौजी हैं जो लड़ने वाले हैं जी। हालांकि 2.5 लाख की फौज तो सऊदी अरब के पास भी थी मगर वो क्यों 2.5 लाख की फौज उनकी भी है। नहीं मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि पैसा आ जाए ना तो हाँ। शहादत का जज्बा खत्म हो जाता है। नहीं आप ये आप ये कहना चाह शहादत का जज्बा जो है वो टर्किश में है। नहीं आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अब जो उरूज है वो इस सीज़फायर के जो इक़दाम होने के बाद भी पाकिस्तान की अहमियत दुनिया में रहेगी, ये बात तो तय हो गई। मुझे एक बात बता दीजिए, जंग हो या सीज़फायर हो, अमन हो या ना हो, हमारी अहमियत एशिया में सुपर पावर की है और रहेगी और इंशाल्लाह रहते दम तक रहेगी। अच्छा मुझे हमने जो 170 एटम बम रखे हुए हैं वो खिलौने नहीं है, वो खिलाने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में जो मौजूद हैं वो जनाब फहद शफीक साहब हैं, ये PMLN के रहनुमा है, कोऑर्डिनेटर पर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम सिंध के हैं। मतलब ये कि ये भी एक ऑफिशियली है और मैं समझता हूँ कि मवान खुसूसी का एक दर्जा जो होता है वो वजीर मुमलिकत का होता है, स्टेट मिनिस्टर का होता है, तो मेरे कहना है ये भी मौजूद है। स्टेट मिनिस्टर का नहीं है तो क्या मुशीर को हो गया ना आपका? कोऑर्डिनेटर। अच्छा अब मुझे ये बात बता दीजिए, ये भी बैठे हैं यहाँ पे मरकज़ी मुस्लिम लीग के सदर जनाब कराची के नदीम अवान भी। मुझे एक बता दीजिए कि इकोनॉमिकी तौर पे ये कहते हैं कि दुबई जो है वो अब ख़त्म हो रहा है या उसका जो डाउनफॉल हो रहा है, कराची जो राइज करेगा। आप मुझे बताइए कि एज ए इकोनॉमिस्ट, एक ताजिर, एक सनतकार, कराची कैसे ऊपर बढ़ेगा जबकि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस काबिल नहीं है, तो आप क्या कहेंगे इस पे? सर जी बात ये है 45 साल जमहूरियत के दौर में जितना जुल्म हुआ है इतना जुल्म तारीख में उठा ले इतना जुल्म नहीं हुआ। ये सिर्फ 3 साल में $100 अरब ये नून लीग की हुकूमत में बाहर गया है, इन्होंने उसको क्यों नहीं रोका? पहली बात। दूसरी बात ये है कि इस वक्त $2 अरब महीने का सिर्फ दुबई की पोर्ट है, उससे उसकी इनकम है। हमारे पास 3 पोर्ट हैं, हमारी पोर्ट ना चलने पे इसराइल, इंडिया और UAE शामिल है, जिसकी वजह से हम आज तक सजा भुगत रहे हैं और हमारे बलूचिस्तान के और केपीके के हालात हर वक्त दहशतगर्दी करानी में पीछे ये तीनों थे। मैं तो खुलेआम कहता हूं, इसीलिए तो हमने दुबई का पैसा वापस किया फौरन। एक तरफ बगल में छुरी मुंह में राम, एक तरफ हमारे साथ दोस्ती उठाता था, दूसरी तरफ हमें डंडा देता था UAE। अब ये नहीं चलेगा। नहीं अब इंशाल्लाह ग्वादर पोर्ट भी बनेगी, ग्वादर बोर्ड भी चलेगी,
मैं इनसे आपके उस इल्जाम का जवाब ले लूँ, अगर आप थोड़ा सा स्टे करें, मेरे साथ ही रहिएगा। ये $100 अरब जो है आपने बाहर भिजवा दिया आपकी हुकूमत में, इसमें कमजोरी तो है। सबसे पहले तो एक बात ये कहना चाहूंगा कि आपने उनको चैम्बर ऑफ कॉमर्स का साबिक रिप्रेजेंट किया, पीटीआई का करें सबसे पहले। और दूसरी चीज इस वक्त सिचुएशन जो है ना, इस वक्त सिचुएशन ये है कि जिस तरीके से इनके अल्फाज थे ना, वो सारे पीटीआई के थे। और मैं समझ गया, मुझे याद आ गया कि बहुत शदीद फॉलोवर है उसके जो 2 साल से जेल में बैठा हुआ है। खैर, आई डोंट वांट वेस्ट माय वर्ड्स। मैं इस वक्त बात करना चाहता हूँ करंट सिचुएशन पे, हमारा मुल्क पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। ये पीटीआई के जैसे जो लिबादा पहने हुए ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या सियासी आदमी है, पहले तो ये बता दें। मगर फहद भाई, मेरी एक बात है, मैं एक बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक मिनट शाह साहब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दुबई ने आपसे पैसे, यूएई ने पैसे मांगे, हमने उसको वापस दे दिए, सही है, ठीक है। हम इस वक्त सिर्फ सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। आपके सामने डिफरेंट कंट्रीज आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं, पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है। दुबई के साथ तो हमारे ताल्लुकात इस वक्त अच्छे नहीं है ना, वो तो हमारे लोगों को भी निकाल रहा है। लेकिन वुमेन बैंक के 82% शेयर उसने खरीद लिए। इकोनॉमी दुबई की नीचे जाती जा रही है, यूएई की, उसका रिपरकशन पाकिस्तान में नजर आएगा। नहीं, ये बात नहीं, मेरी बात सुने। उन्होंने कहा कि पैसे जो बाहर गए, मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने, पैसे जो बाहर गए सबसे ज्यादा तो इनकी पीटीआई की गवर्नमेंट में गए, ये पीटीआई के। मैं पीटीआई के सबसे ज्यादा पैसे तो इनके दौरे हुकूमत में बाहर गए, हमारे दौरे हुकूमत में तो पैसे वापस आ रहे हैं। अभी पॉलिसी बनने जा रही है, आपको कुछ दिनों में पता लग जाएगा कि जो लोग बाहर इन्वेस्टमेंट कर गए वो पाकिस्तान में पैसा वापस लाएं, अपने मुल्क की इकोनॉमी अच्छा करें। यही तो चैम्बर वाले, ये अपना जो आप जिनका नाम ले रहे हैं, जिनका लिबादा उड़ा हुआ है पीटीआई की शक्ल में, नहीं, वो बात करता हूँ, उनका हक है, वो अपनी बात। बिलाल भाई, तो आप फिर हुकूमत के खिलाफ बात एक करें। मिनट, एक चीज और नोट की ना, इन्होंने फील्ड मार्शल का नाम लिया, हमारे सर का ताज है, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं लिया, क्योंकि ये पीटीआई के। तो आप पीटीआई वालों को बुलाने से पहले बताते तो शायद मैं अपना टाइम मैं एक मासूमाना सवाल कर लेता हूं फहद शफीक भाई से कि अबू जर साहब को तो आपने पीटीआई का कह दिया कि उन्होंने $100 अरब की बात की है। ये इल्जाम लगाना एक तरफ बात होती है, यहाँ पे तो मोहसिन नकवी साहब ने एतराफ किया है कि हमारे इन 2 सालों में गए हैं, तो आप मोहसिन नकवी साहब को भी पीटीआई का शुमार करेंगे। जो बंदा एतराफ कर रहा है कि हमारे 2 सालों के अंदर जो है ना ये रकम बाहर गई है, वो तो खुद इस बात के ऊपर है, ऑफिशियल है, बैठे हैं, उनको भी पीटीआई का कहते हैं। फिर अच्छा, मोहसिन नकवी साहब ने यहाँ तक कहा कि 2 बंदों को हम उठा ले कराची से तो वो सारा बता देंगे कि पैसा कौन कौन बाहर उसका बैकग्राउंड आपको भी पता है, इनको भी पता है, उनको भी पता है, सबको पता है कि किसके लिए कहा और किसको कहा। तो हमारी बात ना करें, हमारी बात ना करें। मगर इस वक्त मैं आपको एक और बात बताता चलूं, अभी एक और बात, नदीम भाई एक मिनट, एक बात बताता चलूं, हुकूमत बहुत एक्टिवली एक पॉलिसी के ऊपर काम कर रही है, आपको आने वाले कुछ दिनों में नजर आएगा, स्पेस दिया जाएगा, वो पाकिस्तान आएंगे। जी, आप जल्दी से बात करें। मैं एक बात करना चाहूंगा फहद साहब, थोड़ा सा जज्बाती हो गए। शाह साहब एक मिनट, शाह साहब एक मिनट मैं बात करना चाहूंगा। अबू जर साहब, मैं छोटी सी एक बात करूंगा। मेरे मोअज़्ज़िज़ भाई फहद शफीक साहब बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं। इस वक्त जब पाकिस्तान की बात आती है, हम फील्ड मार्शल की भी बात करते हैं, हम वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी बात करते हैं। मगर जब थोड़ी देर पहले आप राइजिंग की बात कर रहे थे कि कराची के हवाले से, तो मेरे भाई ने कहा कि अभी एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जरदारी साहब भी थे और उन्होंने कराची के बारे में बेहतर होने की बात की। और मैं कहता हूं कि पिछले दिनों एक खबर आई कि जरदारी साहब ने कहा कि कराची की सड़कें इतने महीनों में इस्लामाबाद जैसी हो जाएं, तो वजाहत दी गई कि ऐसी तो बात हुई नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहती कि कराची बेहतर हो जाए। वो कहते हैं कि खुदा ना खास्ता जरदारी साहब ने ऐसी बात की नहीं। और जब आप बात करते हैं मेयर कराची से, तो वो कहते हैं इन प्रोजेक्ट का वफाक से पूछे। मैं तो फहद शफीक साहब से पूछूंगा कि हजारों लोग जो कराची में नून लीग को ज्वाइन कर रहे हैं, कौन से ऐसे कराची के काम हैं कि जिसकी बुनियाद पे, जो काम इंटरनेशनल है मानते हैं, मगर जब मैं कराची का बेटा हूं, कराची, मैं जब कराची की बात करूंगा। अच्छा, मैं अबू शाह साहब से बात पंजाब को देखते हुए ना, एक छोटी सी बात बिलाल भाई, एक आखिरी बात, चंद साल कबल आवारान में जलजला आया, कराची से वहां तक का जो है ना 7 से 8 घंटे का सफर था।
मगर वो आवारान 7 सदियां पीछे था। मैंने एक कॉलम लिखा कि आवारान का नौजवान कराची की रोशनियां देखता है तो वो कुड़ता शुरू हो जाता है कि क्या मैं पाकिस्तानी नहीं। आज कराची वाला लाहौर को देख के कुड़ता है कि क्या मैं पाकिस्तानी नहीं। हम कराची वालों को कराची की बात करके तो बात करें। मैं तो कराची में पैदा हुआ, बेटा हूं मैं जी। अबूजर शाह साहब कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमारी परफॉर्मेंस को देख के लोग हमारे साथ हैं। अबूजर शाह साहब, परफॉर्मेंस तो हम कराची में भी देखें। हमारी हुकूमत तो आए, आपको मुझसे बेहतर पता है। मेरी आवाज आ रही है? यहाँ तो आप एक ईंट लगाने जाए तो सब खड़े हो जाते हैं। निहाल आसिफ साहब के आने के बाद आपने मेरी आवाज आ रही है आपको? अल्लाह पाक हमारे शहर को बेहतर। अबूजर शाह साहब, मेरी आवाज आ रही है? निहाल आशफी का एक प्रोग्राम चला दें जो उन्होंने बाजवे के बारे में कहा था, ये PTI, वो जरा एक और प्रोग्राम PTI वाला है, वो इनसाइड जरा चला दें, लोगों को पता चल जाए। चलाया था अबूजर साहब आप लोगों ने उनके बनने से पहले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चलाया था आप लोगों ने, आपके भाइयों ने, PTI वालों ने चलाया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी हकीकत सामने आ गई कि वो जो DG ISI थे पहले, उनको आज जेल के अंदर और उनके ऊपर पूरा चार्ज हुआ है, वो आप लोगों के साथी थे। चलो ठीक है। अबूजर शाह साहब, आखिरी जुमले बता दीजिए कि सिंपल सी बात ये, पाकिस्तान की इकोनॉमी को मुस्तकबिल में कहाँ देख रहे हैं? हम नून लीग खेलने बैठे हैं कि PTI खेलने बैठे हैं? आप क्या खेलने बैठे ये तो बताएं। आप तो बिजनेस कम्युनिटी है तो वो बात करें। पाकिस्तान की इकोनॉमी को आप किस तरह देख रहे हैं मुस्तकबिल में? करप्शन की है नून लीग ने, वो करप्शन करके बैठा है ना जेल के अंदर। मैं नहीं कह रहा, लीडर बैठा है ना जेल के अंदर करप्शन करके, पहले उसका सोचे, बाद में नून लीग का सोचिएगा। नून लीग ने बहुत काम किया। अच्छा खैर, मुझे जल्दी से बताइए, फास साहब ये बता दीजिए कि इकोनॉमी की क्या सूरत हाल पाकिस्तान की देख रहे हैं मुस्तकबिल में? सूरत हाल ये है कि 800 अरब का शॉर्टफॉल आ गया है बजट में, और जो 500 अरब का और शॉर्टफॉल आना है। ठीक है जी, ये 1300 अरब का तो शॉर्टफॉल आ गया। जिस हुकूमत ने 8,800 अरब रुपया सूद देना है, अगले साल वो 10,000 अरब रुपया सूद देना है, तो वो हुकूमतें कितना दिन खड़ेगी अपने पांव पे? मुझे सिर्फ ये बता दें। तो भाई तो बात यह है कि जब हम दुनिया की खिदमत कर रहे हैं बजट का तो दुनिया में फैसिलिटेट करेगी ना, सरमायाकारी आ रही है, क्या डेवलपमेंट होगी? इन्वेस्टमेंट तो आ रही है ना आपके पास। बिजली खरीदने वाले क्या करेंगे इस मुल्क की तरक्की, जबकि पड़ोस में 8 सेंट में आज भी बिजली बिक रही है इंडिया में और बांग्लादेश में। मुझे तो ये समझ नहीं आती, ये जो प्रोफेसर रखे हुए हैं आपने, ये 45 साल में इक़्तिदार में है पीपल्स पार्टी और नून लीग, इन्होंने क्या रिजल्ट निकाला है पाकिस्तान का? 17 रुपए, मतलब आप ये कह रहे हैं खसारे का बजट होगा, खसारे का बजट होगा, ये भी मुझे पता है, लेकिन आप IMF के प्रोग्राम में, आपको IMF की हिदायत के मुताबिक चलना है, तो इसलिए बहुत सारी चीजें जो है वफाक के लिए मुश्किल हो जाती हैं। इसको भी तो मद्देनजर रखें ना आप। ये तो 17 सीटों वाले हैं, ना करें हमारे ये PTI वाला एक और सिचुएशन बाहर आई। चलिए मेरा ख्याल है कि मैं चेंज कराएं इनके नाम के आगे से प्लीज। मेरा ख्याल है कि बहुत शुक्रिया अबूजर शाह साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ लाहौर से मौजूद थे, साबिक सदर से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। बात ये होती है, मेरा अपना जाती राय ये होता है कि हर शख्स, चाहे वो एक आम शहरी हो, ताजिर हो, सनतकार हो, सियासतदान हो, उनकी अपनी एक फेवरिटीज होती हैं और हर कोई जमहूरियत है कि हर कोई अपना विजन जो पेश कर सकता है। डेफिनेटली करे, लेकिन ये लिबादा कुछ और ना पहने ना, डर के मारे लिबादा की बात, लिबादा पहन के पाकिस्तान के खिलाफ बात करें। जी नदीम साहब, आप क्या कहेंगे? जल्दी जल्दी, आखिरी सेशन चल रहा है, आप ये बता दीजिए कि क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर देख रहा हूँ। इस वक्त आबनाए हुर्मस बंद होने की अगर इन्होंने बात की है ना, तो इसकी एक वजह मुझे जो समझ आई है वो अमरीका, देखें अमन हमेशा बराबरी के साथ होता है। जब आप टेबल टॉक करते हैं तो बराबरी पे आके बात करते हैं। अगर आबनाए हुर्मस खोलने का ईरान ने बात की तो अमरीका ने अपनी नाकाबंदी ख़त्म नहीं की, और फिर उस वक्त जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है या उनके जो अंदाज है, तो उस वक्त आप यहाँ पर आप जो मुज़ाकरात होने, इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि ये जो अगला राउंड होगा ये मजीद पाकिस्तान के लिए उसको सुरखरू करेगा। और जहाँ तक माशी तौर पर है, मुश्किल वक्त है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं इन्नमल उसरि युस्र, हर मुश्किल के बाद आसानियाँ हैं। तो पाकिस्तान ने अपना एक बहुत मुश्किल दौर देखा है। हमने जब बुनियानुल मरसूस किया, उसके बाद जो हमें इंटरनेशनल ऑर्डर्स मिले असले के, तो उसमें भी पाकिस्तान इतनी बेहतरी जो है वो थी। वजीर दिफा ने इस पर बात की कि हम अपना कर्ज उतार सकते हैं। इस वक्त हमारा एक रोल है, UAE जो है वो या इंडिया के साथ खड़ा था या इसराइल के साथ खड़ा था। उसने जब हमसे कर्ज वापस मांगने की बात की, वो 35 साल पुराना
पुराना कर्ज था, हमने वकार के साथ उनको का वापस करेंगे। और अगली बात देखें, $450 मिलियन था आपके क्या कहते हैं पुराना, आप अगली बात पे आ जाएं, के दौर का था, इससे अगली जो आज बात पे तक आ हमने जाएं उसको वापस नहीं किया था। कि जब आपने ये फैसला किया ना तो दोस्त ममालिक आपके साथ खड़े हुए। और मैं कहता हूं कि लोग दिलेरों के साथ खड़े होते हैं, बहादुरों के साथ खड़े होते हैं, अपना फैसला करने वालों के साथ खड़े होते हैं। और आज पाकिस्तान अपना फैसला मनवाने वालों में है। इंशाअल्लाह आने वाला कल पाकिस्तान के लिए खूबसूरत, कामयाब और बेहतरी वाला होगा। एंडिंग जुमला बता दें। देखिए, मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि सागदार साहब जब वजीरे खजाना थे जी, तो हमने उस वक्त भी, आपको पता है, आप सीनियर एनालिसिस्ट हैं, कि उस वक्त भी हमने IMF को गुड बाय कहा था और उसको कह दिया था। और उसके बाद PTI ने आके $450 मिलियन आपने लिया था UAE से 94 में, जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। और अभी आपने वापस आज अभी तक वापस भी कर दिया। नहीं तो क्यों किया अब तक वापस क्यों नहीं उन्होंने किया? मांगा तो वापस कर दिया। एक नहीं, अच्छा अगर वो नहीं मांगते तो आप वापस नहीं करते। नहीं करते ना, अच्छा रिलेशन था। अब उन्होंने जब इसके ऊपर तलवार लटकाई तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ डिफरेंट कंट्रीज खड़े हो गए। मतलब देखिए बिलाल भाई, मैं आपको बताऊं कि हुकूमत पॉलिसीज हम आवाम ये पूछते हैं, आवाम ये सिर्फ ये पूछती है, जब आप उस सीट पे खड़े होंगे या आप ग्राउंड पे पिच पे खड़े होंगे और करोड़ों अरबों आवाम आपको देख रही होगी, उस वक्त आपसे पूछूंगा क्या हाल है। मैं कहूँगा बहुत अच्छे हाल है। इस वक्त हमें मिलकर अपने मुल्क के लिए, बेहतरी के लिए दुआ करनी चाहिए। नहीं, दुआ आपको इस बात का भी ख्याल करना चाहिए कि अपनी माजी की गलतियों को आप तस्लीम करें, पहले बोला कि तस्लीम करें और कहें कि जो हमने 94 में UAE का कर्ज लिया था वो हमें वापस कर देना चाहिए। बिलाल भाई, मैंने पहले बोला कि कोई 100% नहीं है, हमें भी बहुत गलतियां हैं, लेकिन अपनी गलतियों से इंसान सीखता है। होप फॉर द बेस्ट। दो भाइयों में लड़ाई होती है ना तो वो एक दिन में सुलह नहीं होती, उसमें इट विल टेक सम टाइम। और बहुत अच्छी आवाम को क्या पैगाम देंगे? मैं आवाम को ये पैगाम देना चाहूंगा आपके तवस्सुस से कि जो PTI का लिबादा पहने लोग बैठे उनको बाहर निकाल के लाएं और अपने मुल्क के साथ खड़े हो जाएं। छोड़ दें पार्टियां, मैं भी, पार्टी मेरी बाद में, मेरा मुल्क सबसे पहले। अपनी फौज के साथ खड़े हो, अपनी हुकूमत के साथ खड़े हो, अपने मुल्क के साथ खड़े हो। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। और बाकी है कि नाज़रीन, बस चलते थे, बस यही जुमला कहूँगा कि जमहूरियत में हर शख्स को हर बात कहने का एक हक होता है। और मेरा अपना ज़ाती राय है कि वही कौम मजबूत होती है जिस कौम जो है वो हर किस्म की बातों को बर्दाश्त करे और ये समझे कि ये उसका हक है कि वो अपनी आज़ाद बयानी कर सकता है। मैं पहले भी नारा लगाता हुआ चलता हूँ कि पाकिस्तान पहले भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और आइंदा भी जिंदाबाद रहेगा। बिलाल हसन की इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।